सर्दियों की रात थी। घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर रुकी थीं। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सुधा की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। हर रात की तरह वो खिड़की के पास बैठी बाहर अंधेरे को निहार रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी आकृतियां बना रही थीं, और दूर कहीं कोई कुत्ता लगातार भौंक रहा था, जैसे किसी अनदेखी परछाई से डर गया हो। सुधा का घर गांव के किनारे था, एक पुराना खंडहर नुमा मकान जिसे लोग पुरानी हवेली कहते थे। गांव में कई किस्से थे उस हवेली को लेकर। किसी ने कहा वहां एक बार भूतनी ने डेरा जमा लिया था, तो किसी ने दावा किया कि रात के समय वहां से चीखें आती हैं। लेकिन सुधा ने हमेशा इन बातों को बकवास समझा था। आज रात पहली बार उसे अपनी सोच पर संदेह होने लगा था। ठीक 12 बजे खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। टिक टिक टिक। सुधा का दिल धड़क उठा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने पर्दा थोड़ा हटाकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी हवा। उसने सोचा शायद कोई टहनी खिड़की से टकरा रही होगी। लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई। टिक टिक टिक। इस बार खिड़की के शीशे पर एक छाया दिखी, एक काली धुंधली आकृति। सुधा ने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। वो पलटी। कमरा खाली था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, वो खुल चुका था। बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, कोई लंबा सा झुका हुआ इंसान जैसी आकृति, मगर चेहरा नहीं था। सिर्फ एक गड्ढा, काला और खाली। सुधा! आवाज आई, मगर वो इंसान की नहीं थी। जैसे किसी पुराने रेडियो से निकली हुई टूटी फूटी आवाज हो। सुधा चीखने ही वाली थी कि वो आकृति आगे बढ़ी उसकी तरफ। मगर उसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। सुधा पीछे हटती रही, तब तक जब तक उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। वो आकृति अब उसके सामने थी। उसकी ठंडी सांसें सुधा के चेहरे से टकरा रही थीं। तुमने बुलाया था, याद है? सुधा को अब याद आया। हाँ, उस रात जब अकेलापन उसे निगल रहा था, उसने एक पुरानी किताब से कोई टोना पढ़ा था, बस यूं ही। पर उसमें लिखा था, मध्यरात्रि में अगर तुम इस मंत्र को बोलो तो कोई आएगा तुम्हारे साथ रहने, सदा के लिए। अब वो आकृति उसी मंत्र का जवाब थी। तुम अब कभी अकेली नहीं रहोगी। आकृति फुसफुसाई और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। कमरे में बत्ती चली गई। अंधेरा और गाढ़ा हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले सुधा को बुलाने आए, दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में सिर्फ एक पुरानी जली हुई खिड़की थी, एक खुली किताब और दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, मैं अब कभी अकेली नहीं हूं। सुधा कभी नहीं मिली। लेकिन हर रात ठीक 12 बजे हवेली की खिड़की पर वही आवाज गूंजती है। टिक टिक टिक। और कोई फुसफुसाता है, अब तुम्हारी बारी है। सुधा की रहस्यमय गायब होने की घटना ने पूरे गांव को हिला दिया था। लोग कहते थे कि उसने भूतों को बुला लिया था, किसी ने कहा उसने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। हवेली को फिर से वीरान छोड़ दिया गया। समय बीतता गया, लेकिन उस खिड़की से हर रात 12 बजे आती टिक 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 की आवाजें बंद नहीं हुईं। गांव में कुछ दूरी पर रहने वाला एक लड़का था, आरव। वो शहर से लौटा था, पढ़ाई पूरी करके। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था।
जब भी हवेली की कहानियां सुनता, हंस देता, ये सब मनगढ़ंत है, कोई भूत नहीं होता। एक रात आरव ने ठान लिया कि वो हवेली में जाएगा। अगर मैं एक रात वहां रह लूं और कुछ ना हो तो सब चुप हो जाएंगे, उसने दोस्तों से कहा। उसने रात के ठीक 11:30 बजे बैग उठाया, टॉर्च और कैमरा लिया और निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे हवा भी थम गई हो। पेड़ एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और दरवाजा खुला पड़ा था, जैसे किसी ने आने का इंतजार किया हो। आरव ने अंदर कदम रखा। दीवारें सीलन से भरी थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वहां की हवा भारी थी, जैसे कुछ उसे दबा रहा हो। कमरे में जाते ही उसकी टॉर्च झपकने लगी। वो हंसा, बैटरी बदलनी पड़ेगी। तभी उसे खिड़की के पास वो पुरानी किताब दिखी जिसका जिक्र सुधा के कमरे में हुआ था। वो अब भी खुली थी और पन्नों पर ताज़ा खून के धब्बे थे। आरव ने जैसे ही किताब को छुआ, हवेली की खिड़की अपने आप बंद हो गई। टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा। और फिर वही आवाज, टिक टिक टिक। आरव ने तेजी से कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा वो इंसान नहीं था। कैमरे में सुधा खड़ी थी, मगर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा विकृत और उसके पीछे वो काली आकृति बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले देखी गई थी। आरव, आवाज आई, लेकिन सुधा की नहीं, बल्कि बहुत गहरी, गूंजती हुई परछाई की। तुम आए हो, अब तुम जा नहीं सकोगे। कमरे में दीवारें हिलने लगीं। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। चारों ओर सिर्फ दीवारें और बीच में वो आकृति धीरे धीरे उसके पास आती हुई। तुमने हमारा नाम लिया, अब हम तुम्हारे हैं। और अगले पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे के पास आरव का कैमरा मिला। कैमरा चल रहा था और आखिरी वीडियो में सिर्फ एक ही दृश्य था, एक खून से लिखा वाक्य, अब वो भी अकेला नहीं है। अब गांव में एक नई फुसफुसाहट शुरू हुई थी। हर 12 बजे की रात खिड़की से दो परछाइयां दिखती हैं, एक सुधा की और अब एक आरव की। और वो आवाज अब दोहरी हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। गांव के लोग अब हवेली की ओर देखने से भी कतराते थे। बच्चे उस ओर उंगली तक नहीं उठाते और बुजुर्ग हर रात सोने से पहले भगवान का नाम लेते थे। पर डर जितना दबाया जाए उतना ही गहरा होता है। और वही डर धीरे धीरे सुमन को खींच रहा था। सुमन आरव की बहन थी। भाई के जाने के बाद उसकी जिंदगी जैसे रुक गई थी। किसी को कुछ बताती नहीं, लेकिन हर रात वो अपने कमरे में बैठे कैमरे की उस आखिरी फुटेज को देखती। आरव की आंखों में आखिरी बार दिखा डर, और वो आकृति जो उसे निगल गई। सुमन का यकीन था आरव मरा नहीं है, वो जिंदा है, कहीं उस हवेली में, उसी साए की गिरफ्त में। एक रात बिना किसी को बताए सुमन घर से निकल गई। हाथ में वही किताब थी जिससे सब शुरू हुआ था। वो किताब जो अब भी पुराने खून में सनी थी, जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट जाते थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पढ़ रही हो। हवेली की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमन के पैरों में कंपन था, पर हिम्मत उससे बड़ी थी। अंदर कदम रखते ही उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, सुमन। वो रुकी नहीं, सीधे उसी कमरे में पहुंची जहां से आरव गायब हुआ था। किताब को जमीन पर रखा, मोमबत्तियां जलाईं और वही मंत्र पढ़ा जिसे आरव ने कभी मजाक समझा था। रक्त से सींचा नाम लो, मध्यरात्रि को बुलाओ जो, जिसे खोया उसे पाओ, पर जिसकी देह वो ना लौटे दो।
मंत्र पूरा होते ही हवेली की दीवारें कांपने लगीं। चारों ओर धुआं भर गया, मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरे में ठंडक बढ़ गई, इतनी कि सुमन की सांसें जमने लगीं। फिर धुएं से एक आकृति निकली, पहले सुधा फिर आरव। दोनों की आंखें अब भी काली थीं, चेहरों पर कोई भाव नहीं। सुमन, आरव की आवाज फुसफुसाई। भैया। सुमन रोते हुए आगे बढ़ी। अब बहुत देर हो चुकी है, सुधा बोली, तुमने भी बुला लिया है। अब तुम्हारी आत्मा हमें देनी होगी। ले लो मेरी आत्मा। पर आरव को छोड़ दो। तीसरी परछाई उभरी, वो साया जो किसी इंसान का नहीं था। उसका आकार अब और बड़ा था और उसकी आंखें अब चमक रही थीं। वो बुरी आत्मा नहीं थी, वो भूख थी, आत्माओं की भूख। उसने आरव की ओर देखा और बोला, चुनो, या तो तुम रहो या तुम्हारी बहन। आरव की आत्मा कांप गई। उसकी अंदर की बची खुची इंसानियत जागी। उसे जाने दो, आरव चिल्लाया और अगली ही पल वो काली आकृति आरव की ओर झपटी, उसे जकड़ लिया। सुमन चीखती रही, पर सब धुंध में खो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो देखा दरवाजा खुला था और सुमन बाहर आ रही थी, बेहोश मगर जिंदा। लेकिन अब हवेली की खिड़की में एक तीसरी